उसने उसके धागों को तोड़ दिया और जैसे किसी जुनून में हो फेंक दिया। रुको संजीव, यह पागलपन देखकर वह अचानक घबरा गई। वहीं उसके लाल आंखों का धागा कुछ और ही कह रहा था। 2 साल का हिज्र कट गया। नैना अब नहीं रही। आज तुम चिल्लाओ, जो चाहे करो, लेकिन अब मेरी भावनाओं को रोक नहीं सकती। उसने एक पल में खींचा और फेंक दिया, और नैना की सांस सीने में अटक गई। आंखों में आंसू भरने लगे। हाथ ने खुद को ढकने की कोशिश की। उसे सीने पर रखकर संजीव ने आंखों में खेल खेला। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारा मुझसे छूने का पूरा अधिकार है, उसने उसका हाथ हटाते हुए तेज आवाज में कहा, और उसकी दांतों को कॉलर की हड्डी पर टिका कर रखा। नैना के हाथ आज फिर कंपनी से इंटरव्यू देकर घर लौटने पर मजबूरी में थी। नैना जानती थी कि यह नौकरी भी उसे नहीं मिलेगी। इतनी कम पढ़ाई वाले किसी को भी कंपनी नौकरी देने के लिए तैयार नहीं होती। घर में उसका एक ही सहारा था, उसकी माँ, जो अब कैंसर की मरीज थी। पहले वह किसी तरह घर के खर्च चला रही थी, लेकिन अब वह खाना बनाने में सक्षम नहीं थी, क्योंकि अब वे सिर्फ उसके बारे में नहीं थे। ऐसी स्थिति में नैना और भी ज्यादा परेशान हो गई। एक तरफ माँ थी और दूसरी तरफ उसकी पढ़ाई। अब वही भी मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी और पूरी तरह माँ पर ध्यान देने लगी। माँ, क्या आपने खाना खाया? वह चिंता से पूछ रही थी। हाँ बेटे, खा लिया। नैना, मेरी चिंता मत करो, वह उदासी से उठकर बोली। माँ, आपने दवा नहीं ली, इसलिए सेहत खराब हो रही है। नैना जल्दी से उठकर जब उन्हें दवा देने लगी तो आंखों में आंसू लिए उन्हें देख रही थी। उसने अपने दिल में ठान लिया कि आज वह अपनी असली पहचान से जुड़ी सारी सच्चाई बताएगी। लेकिन फिर वह डर गई कि इस स्थिति में वह उसे छोड़ न दे। आज फिर वही हो रहा था जो 19 साल पहले हुआ था। आराम करो, कल तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलेंगे, वे प्यार से झूठ बोलते हुए कहते। डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे भी चाहिए थे। नैना, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, बस आराम करो। नैना उन्हें लेटाकर बाहर आई। आंखों में आंसू छलक रहे थे और वह बेचैन थी। उसके पास उस प्यार का आखिरी निशान था जो उसने अपने प्यार के साथ पाया था। हाँ, उसके पास अब तक वह सोने की चूड़ी थी। वह नहीं चाहती थी कि यह कहीं खो जाए, लेकिन अब उसे बेचना था। उसने दिल में दर्द भरी सांस ली और उठते दर्द को दबाते हुए आंखें बंद की। तब आंसू फूट पड़े और गालों पर बहने लगे, जिसे उसने जल्दी से दुपट्टे के कोने से पोंछ लिया। हे भगवान, आपकी कृपा बनाए रखो, अब क्या करूं? वह अपने आंसू लेकर रसोई की ओर बढ़ गया ताकि बीमार और भूखी मां के लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर सके। बड़ी कार 5 सितारा होटल के बड़े गैराज में रुकी। ड्राइवर तुरंत बाहर निकला और कार का दरवाजा खोला। उसने चारों तरफ देखा, पीछे से काले चश्मे से सचिव और गार्ड को देखा और एक हाथ से कोट का बटन दबाकर होटल के अंदर गया, जहां पूरा स्टाफ सतर्क था। हाँ, जहां वह से गुजर रहा था, अपनी शख्सियत से सबको प्रभावित कर रहा था। वह इस दुनिया में ऐसा शख्स था जिसमें पूरी दुनिया बसी हुई थी, प्यार में घायल, और किसी ने उसके प्यार के घाव नहीं खाए थे। वह संजीव मल्होत्रा था, जिसकी सुंदरता और दिलकशी पर हर कोई दीवाना था। गोरी लाल दांत, हल्का भूरा शब और ललाट पर रेशमी बाल, तो गहरी जटिलताएं उनके नीचे। अंगूरी जैसी होंठों पर 6 पैक और चट्टान जैसी छाती, जो पिछले 2 साल से जिम जा रही थी और भी आकर्षक थी। उसके गर्दन पर पीछे एक टैटू बना हुआ था, एक अक्षर जो अब खत्म हो गया था। ऐसा ही एक टैटू उसके दिल के पास भी था। वह भी बाद में संजीव मल्होत्रा ने बुरी तरह नष्ट कर दिया था। वह अक्षर
अब कहीं छुपा हुआ था, लेकिन मिटाने के बजाय उन्होंने शरीर पर घाव बना लिया था। ऐसा एक घाव पूरे जीवन भर भर नहीं सकता था। वह आज की बैठकों और होटलों में होने वाले कार्यक्रमों का विवरण ले रहा था। वह पेपर वेट घुमा रहा था और सोच में खो गया था। लेकिन सचिव ने सब कुछ याद किया और उसे बताया। उसका आईक्यू बहुत तेज था। मिस्टर वीर, आज की आखिरी मीटिंग कैंसिल। हाँ सर। मिस्टर वीर हैरान हो गए, क्योंकि वह मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण थी। अगर आज वह नहीं होती तो कई बड़े सौदे हाथ से निकल जाते। कई बड़े व्यापारियों की बेटियों का जन्मदिन विशेष तैबानी होटल में रखा गया था। उसी संबंध में एक मीटिंग थी जिसे संजीव मल्होत्रा कैंसिल कर रहे थे। किसी ने कोई आपत्ति? संजीव ने ठंडी आवाज में पूछा। नहीं सर। उन्होंने चुप्पी साध ली। ठीक है, अब जाओ। उन्होंने अपनी कुर्सी घुमाई और अब लैपटॉप खोला। तभी उसकी विशेष जासूस कॉल आई। सर, आपने जो चूड़ी बताई थी, वही चूड़ी एक लड़की के ज्वेलरी शॉप में बेचने के लिए आई है। सामने वाले की बात सुनते ही संजीव मल्होत्रा के चेहरे की मांसपेशियां तनाव में आ गईं। उसने आंखें तनी और गहरी सांस ली, उस लड़की का पीछा करने, और वह चूड़ी तुरंत उसके पास पहुंच गई। उसने अगले आदेश देते ही कॉल काट दी। उसके दिल और दिमाग में वह अतीत का हिस्सा आज भी पहले दिन की तरह ताजा था। एक पल के लिए भी वह इसे भूल नहीं सकता था। वह जो आज अपने प्यार का निशान बेचने आई थी। संजीव के दिल में कुछ बुरी तरह टूट गया था। शायद वर्षों से जिस पर वह भरोसा करता रहा, वह शायद आज भी उससे प्यार करती है, और आज वह टूट चुकी थी। संजीव मल्होत्रा अपने मजबूत इरादों के साथ अंदर बिखरा हुआ था। नैना अपनी मां को अस्पताल से घर लेकर आई, जिसकी तबीयत अचानक रात में बिगड़ गई थी। कल जब वह बाजार से चूड़ी बेचने गया था तो सही दाम तय हुआ था। जब उसने नामा आंटी की कॉल सुनी तो वह तुरंत चूड़ी बेचकर बाजार छोड़कर अस्पताल पहुंच गया। वहां नामा आंटी का छोटा बेटा राजत अपनी मां को लेकर आया था। उसकी मां आईसीयू में थी। आपको उनकी देखभाल करनी चाहिए। उनके टेस्ट करवाकर इलाज शुरू करें, वरना धीरे धीरे नहीं बल्कि मौत बहुत जल्दी आ सकती है। डॉक्टर की बात याद करते हुए नैना अपनी मां पर दवाओं के असर को देख रही थी, और आज उसने बहुत अकेलापन महसूस किया। पिता की मृत्यु के बाद घर की इकलौती बेटी होने के नाते नैना बड़ी और समझदार बन गई थी। न तो उसका कोई भाई बहन था और न ही मां। गरीबों की छाया छोड़कर अन्य रिश्तेदारों का भी खून सफेद था। जिनकी दौलत थी, उन्होंने गरीब के साथ रिश्ते तोड़ दिए। दादा जब तक जीवित थे, हर महीने नैना की मां को कुछ पैसे देते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वह भी रुक गए। इन सभी परिस्थितियों के बावजूद नैना अपनी पढ़ाई जारी रख रही थी, जो उसके लिए बहुत मुश्किल लग रहा था। ऐसी स्थिति में पड़ोस में नामा आंटी थीं। बहुत प्यारी और बहुत मिलनसार महिला। मुश्किल समय में जब प्रियजन भी साथ छोड़ गए, नामा आंटी ने कदम से कदम मिलाकर उसका समर्थन किया। अब जब वह अपनी गरीबी पर भगवान से चिल्लाने वाली थी, उसी समय दरवाजे की घंटी बज उठी। जब उसने उठकर दरवाजा खोला और सामने नामा आंटी को देखा, तो उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। गेहुआ रंग, नुकीली नाक और आकर्षक आंखें उसे अलग बनाती थीं। और जब वह हंसती थी, उसकी आंखें भी मुस्कुराती थीं। अरे बेटे, थोड़ी देर में आ गई। अब सुमित्रा कैसी है? औपचारिकता के बाद बातचीत शुरू हुई। अब वह बेहतर है आंटी, सो रही है। धीरे धीरे कहते हुए वह उनके पास बैठ गया। भगवान आपकी मां को जल्द ठीक करे। भगवान से प्रार्थना करते हुए वह भी उदास हो गई। तुम्हारे पिता कितने अच्छे थे, अपनी मां की कितनी देखभाल करते थे। आज तक सुमित्रा को हल्का बुखार भी नहीं हुआ।
बहुत प्यार करने वाले इंसान थे तुम्हारे पिता। जीवन में पत्नी पर स्नेह बरसाते थे, लेकिन एक दिन सबको जाना होता है। सुमित्रा भी अपने पति से बहुत प्यार करती थी। अलगाव ने उसे ऐसा बना दिया। वह बहुत दुखी थी। नैना की आंखें भी भर आईं। कॉलेज में कोई पुरानी बात नहीं थी। वह चाहती थी कि उसके पिता उसे डॉक्टर बनाए, लेकिन सब कुछ किस्मत का खेल था। एक दिन वह कॉलेज से जा रही थी और रास्ते में उसका सड़क हादसा हो गया। जीवन खत्म हो गया। नीरज साहब की अचानक मृत्यु किसी के लिए भी अचानक टूटने जैसा थी। वह सोचते थे कि ये अमीर लोग किसी गरीब को कार से कुचल देते हैं। पहले यही सोचा कि उनके बच्चों का क्या होगा। दौलत के नशे में वह भगवान को भी भूल गए। आंटी, आपके लिए चाय ला रही हूं। ऐसे कुछ बातें जो दुहक देती हैं, छोड़ दें। उसने मन में कहा, अरे नहीं बेटा, ये छोटा सा सामान लाया है, कुछ फल और खाने की चीजें हैं, अब मना मत करना। मुझे पता है कि तुम अपने पिता की तरह बहुत स्वाभिमानी हो। नैना का चेहरा यह देखकर झुका और वह बैठ गई। नैना ने सिर झुकाया। चिंता मत करो बेटा, भगवान बहुत बड़ा है, वह जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। अरे मैं भूल गया, मैंने तुम्हारे बारे में सिल्वर से बात की थी। वह जहां काम करता है वहां तुम्हारी नौकरी के बारे में मैंने बताया। अच्छा आंटी, फिर राजत भैया ने क्या कहा? नैना उत्साहित हो गई। आज शाम तक बताएंगे, तो तुम शाम को उनके घर का चक्कर लगाना। भगवान जरूर कृपा करेंगे। क्यों नहीं आंटी? नैना ने कहा। ठीक है, मैं फिर आऊंगी। अपना ध्यान रखना और अपनी माँ का ध्यान रखना। कुछ भी चाहिए तो बेटे, कहने में हिचकिचाना मत। प्यार से कहकर वह चली गई। नैना ने दरवाजा बंद किया और अंदर आई। रसोई में सामान रखकर फिर उसकी नजर आंगन पर पड़ी और वह कोने में छोटे मंदिर की ओर चली गई। वह उसके लिए बहुत दयालु था। अभी वह चिल्ला रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि भगवान उसके लिए क्या सोच रहे हैं। सच में मां सही थी। किस्मत में भगवान 7 पर्दे डाल देता है। बस फर्क इतना है कि वह वहीं से उम्मीद नहीं करता, वह ऊपर से कहीं और व्यवस्था करते हैं, क्योंकि भगवान अपनी कृपा से जो करना है वही करता है। नैना विश्वविद्यालय से लौट रही थी। उसने सिल्वर से कहा कि वह जगह पहुंच गई थी। वह बहुत बड़ा होटल था। संजीव मल्होत्रा के बारे में पूछताछ करने के लिए वह भी पहुंच गई। वह लंबे समय तक अंदर बैठक में व्यस्त होने के कारण नहीं आ पाए, लेकिन हाँ, नैना को नौकरी मिल गई और वह खुश हुई। उसे कल से ज्वाइन करना था। यह पार्ट टाइम नौकरी थी और अतिरिक्त समय देना था, लेकिन अलग कमीशन भी मिलना था। वह बहुत खुश थी और सैलरी पैकेज भी अच्छा था। होटल भी काफी बड़ा था। वह बहुत खुशी के साथ घर पहुंची और सुमित्रा जी को यह अच्छी खबर सुनाई। उसने दिल से भगवान का धन्यवाद किया। खाना खाने के बाद जल्दी से फ्री हो गई और मां को बाहर ले गई। यह किसका होटल है किसी को पता नहीं। ये कैसे संभव हो सकता है? वह लड़की किसी भी हालत में चाहती थी। वह चली गई और तुमने भी नहीं जाना। संजीव मल्होत्रा बहुत गुस्से में था। उसकी बस नहीं चल रही थी। सब कुछ जल जाए 2 साल। वह उस लड़की से 2 साल के लिए अलग था। प्यार का सौदा छोड़ने का दर्द अभी भी उसके दिल को फाड़ रहा था। संजीव मल्होत्रा ने अपनी आंखें उठाईं। एक बार मेरा हाथ, नैना, फिर देखो तुम्हारा क्या करूं। वह प्यार जो हमेशा उसने अपने दिल में लहराया, अब उसने अपनी जगह गहरी पकड़ बना ली थी। और जहां ये नफरत थी, वह खुद उसे लेने वाली थी। काम कैसा चल रहा है बेटा? सुमित्रा ने आज उसे चुप देखकर पूछा। ठीक है, पर बहुत अच्छा, वह पूरी तरह मुस्कुराते हुए बोली। आज मेरी बेटी बहुत शांत है। सब ठीक है ना? सुमित्रा जी को कुछ सही नहीं लगा। हाँ मामा, सब ठीक है। आप बेकार चिंता मत कीजिए। अब वह जो होटल में करती है उसके बारे में क्या बताऊं?
यही कारण है कि वह रोज अपने आप को दबाती रहती है। ऐसे किसी के पास हिम्मत नहीं थी कि किसी से बुरा बर्ताव हो, लेकिन एक नौकरी से वह अपनी पूरी आत्मविश्वास खो रही थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन वह सामने लोगों के लिए खाना पेश करेगी। यदि आप उनके सामने सिर झुकाएंगे, कभी कभी नाराज ग्राहक का गुस्सा सहना होगा, सही होते हुए भी उनसे माफी मांगनी होगी। और फिर यह बहुत मुश्किल होता है जब इंसान अंदर से टूट जाए और चेहरे पर मुस्कान हो। लेकिन उसने फिर भी भगवान को निराश नहीं किया। संजीव मल्होत्रा आज होटल की ग्राउंड फ्लोर पर राउंड पर थे। खाने की गुणवत्ता के बारे में उसे शिकायत मिली थी, इसलिए वह खुद बार को चेक करना चाहता था। अभी वह नीचे से लिफ्ट की ओर जा रहे थे कि एक तरफ से आने वाली आवाज पर उनका ध्यान अटक गया। उसके कदम आगे बढ़ने से इनकार कर दिए। वही आवाज जिसे उसे सुनना था उसकी तरफ आकर्षित कर रही थी। वह उसी सीढ़ियों पर मुड़ गया। वही थी। उसके पास कई खाते बाकी थे, लेकिन प्यार अभी भी अपने स्थान पर था। पूजा को क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? प्रार्थना को रोते हुए देखकर एक और गुस्सा उसके अंदर आया। वे लड़के सामने की टेबल पर गाली दे रहे थे। नैना ने गुस्से में पूछते हुए दांत पीसते हुए कहा, उन्होंने मुझे छूने की कोशिश की। प्रार्थना की आंखों से आंसू बहने लगे। वह लड़की भी गुस्से में थी। वे लड़के अब भी शोर में लगे हुए थे। यहां प्रार्थना के नीचे वही अधीर लड़के फिर से कॉल करने लगे। अब पूजा वहां जाने से डर रही थी। रुको, मत जाओ, मैं जाता हूं, उसने दांत पीसते हुए कहा। लेकिन अगर तुम कुछ कहोगी तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। दूसरी लड़की डर गई। क्यों? अगर हम गरीब लड़कियों की कोई इज्जत नहीं है तो हम अपने आप को सजाकर प्लेट में क्यों प्रस्तुत करें? लाल गुस्से से लड़के का चेहरा लाल हो गया, लेकिन पूजा भी उसे रोकना चाहती थी। छोड़कर वहां नैना उन लड़कों के पास गई और नंबर दर्ज किया। जी सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूं? बहुत सम्मान के साथ बोली, लेकिन कड़े लहजे पर नियंत्रण नहीं रख सकी। हम भी आ सकते हैं, तुम भी कम नहीं हो। लड़का हैरान हो गया और नैना के कंधे को छू लिया, और उसी समय नैना की सहनशीलता टूट गई। पास आकर उसने टेबल से एक गिलास जूस उठाया और पूरा जूस उसके चेहरे पर फेंक दिया। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। वह लड़का बहुत गुस्से में खड़ा हो गया। नैना ने उसे बिना कोई मौका दिए पीछे धकेल दिया। वह उल्टा होकर कुर्सी पर गिरा। उसके बाकी दोस्त भी खड़े हो गए। नैना भावनाओं के कारण बोल नहीं पा रही थी। वहां लगभग सभी स्टाफ इकट्ठा हो गए। तुम जानते हो कि तुमने किसे धक्का दिया है। ध्यान रखो। तुम एक कदम आगे बढ़ाओ या अपनी पैर वापस न रखो, तुम संभालोगे। संजीव की गूंजती आवाज सुनते ही सभी वहां रुक गए। नैना अपनी सांस लेना भूल गई। पीछे हटते हुए वह बहुत दूर रह गया था। वह आवाज इतनी पहचानने योग्य थी कि लाखों में भी पहचान सकते थे। अगर एक कदम आगे बढ़ाया तो वह अपने पैरों पर नहीं चल पाता। संजीव उस समय ऐसा कहते थे कि नैना और वह लड़का दीवार की तरह खड़े थे। नैना की नजरें चौड़ी थीं। पीछे धूप में गाढ़ा साया महसूस हुआ। क्या तुम जानते हो, मैं एक अच्छे परिवार से हूं और इस लड़की ने मुझे धक्का दिया। वह लड़का गुस्से में बोल रहा था। संजीव मल्होत्रा बीच में आने पर और भी उकस गए। हम शरीफ हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई मेरे स्टाफ के साथ बुरा बर्ताव करे। उन्होंने बहुत शांत लेकिन सख्त लहजे में सुरक्षा को कहा। संजीव मल्होत्रा ने जोर से आवाज में 3 बार कॉल किया। सुरक्षा गार्ड वहां पहुंच गए। उन्हें बहुत सम्मान के साथ बाहर भेजा गया। उनकी आवाज में गुस्सा था। वह देखेंगे। वह लड़का अपने दोस्तों के साथ चला गया। उसे नहीं पता था कि संजीव कहां भेजा है। अगर वह चाहता तो उसकी किस्मत बर्बाद कर सकता था, लेकिन होटल की रिपोर्ट खराब थी, इसलिए मामला चुपचाप सुलझ गया। लेकिन उनका इरादा सभी को सबक सिखाने का था। जैसे ही वह चला गया, संजीव नैना की ओर मुड़ गए।
दोनों एक दूसरे से टकराए। एक की आंखों में दर्द, गुस्सा और नफरत थी, दूसरी की आंखों में डर और चुप्पी। गगन ने महिला स्टाफ की किताब को साफ करते हुए अपने ऑफिस में भेजा। नैना पर सख्त नजर डालते हुए वह वहां से चला गया। नैना ने गाल पर पड़े आंसू को छुपाया, बिना कुछ कहे। इन 2 सालों में एक भी पल ऐसा नहीं आया जब वह इसे भूल गया। नैना का दिल तड़पता रहा। उसने मुझे पहचाना भी नहीं? खुद से सवाल करते हुए उसे दिल में चमक सी लगी। उसने देखा, उसने मना नहीं किया, कुछ भी मत कहो। अब सबकी नौकरी चली गई। एक लड़की ने नाराजगी जताई और नैना ने सिर झुकाया और चुपचाप वहां से हट गई। यूनिफॉर्म बदलते समय उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, किसी तरह सबको बाकी के पास वापस पहुंचाना है, चाहे खुद को फायर करना पड़े। ऐसा सोचते हुए वह बाहर आई। मिस नैना सर, मैं ऑफिस में कॉल कर रही हूं। नैना की धड़कन तेज हो गई। वह सोच रही थी कि संजीव का सामना कैसे करेगी। यह सोचकर उसने अपने माथे की पसीने को पोंछना शुरू किया। साहसी बनकर संजीव मल्होत्रा उस ऑफिस में प्रवेश किए और उस कुर्सी पर बैठ गए। सामने लेकिन पैर क्रॉस कर बैठे, हाथ उनके चेहरे पर, मुट्ठी पर इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे उसने सिर झुकाया और अंदर प्रवेश किया। मिस नैना सर। संजीव कुछ कहने वाले थे कि इससे पहले नैना बीच में बोल पड़ी। उसने सवाल भरी नजरों से उन्हें देखा। आप कुछ कहें इससे पहले? मैं अपनी गलती मानती हूं। उसके होंठ संजीव मल्होत्रा के होंठों पर पड़ने वाले थे। वह संजीव मल्होत्रा को सम्मोहित कर रही थी। क्या उसके पास आज भी इतनी ताकत थी कि संजीव मल्होत्रा को काबू में रख सके? लेकिन वह चाहता था कि उसे सजा मिले, ताकि बाकी स्टाफ की नौकरी पर कोई असर न पड़े। उसने उम्मीद भरी नजरों से संजीव को देखा। तुम्हें क्या सजा मिले ये गलती करने के लिए? संजीव उसे ये अच्छी खबर बताने ही वाले थे कि एक नई बात सामने आ गई। तुम तुम मुझे नौकरी से निकाल सकती हो। लहजा बहुत सख्त था, लेकिन आवाज की हल्की कंपन संजीव ने अच्छी तरह महसूस की। संजीव के माथे पर दबाव महसूस हुआ। यह नैना नहीं थी। साहसी और दबंग नैना के अलावा कोई और नहीं था। इन 2 सालों में वह कितनी बदल गई थी। संजीव सोच में पड़ गए। गहरी सांस लेते हुए वह उठे और उसके पास आए। नैना के सामने खड़े होकर उसकी सांसों में हलचल महसूस हुई। मन चाहता था, मैं तुम्हें ऐसी सजा दूं कि तुम फिर यह गलती न दोहराओ। उनके शब्द नैना की सुनने की क्षमता से टकराए, इसलिए वह पत्थर जैसी नजरों से उसे देखने लगी। इतना करीब होने के बावजूद वह उससे दूर थी, पास नहीं आ पा रही थी, और वह भी पास नहीं जा पा रहा था। नैना की आंखों की नमी संजीव के पत्थर दिल को पहले से कमजोर कर रही थी। वह फिर से अपना जादू पकड़ने वाला था। मिस नैना, मुझे यह याद रखने की आदत नहीं है कि लोग या उनकी गलतियां। उसने लापरवाही से कहते हुए अपनी सीट की ओर बढ़ा। वेट्रेस की नौकरी हम इस होटल में खत्म कर रहे हैं, इसलिए यहां लड़कियों को ब्रांच में समायोजित कर दिया जाएगा। और तुम्हारी बात, मिस नैना, यहां से तुम्हारी नौकरी यही रहेगी। तुम मेरी व्यक्तिगत सचिव बनोगी। संजीव मल्होत्रा ने अपना चेहरा समझते हुए ध्यान केंद्रित किया और मामला पूरा किया, और नैना ने सिर झुका दिया। उसने यह नहीं समझा कि वह खुश थी नौकरी से छुटकारा मिलने पर, या संजीव मल्होत्रा अब हर पल साथ रहते हैं, इस स्थिति पर कृपा होती है। अब जीवन बहुत बुरी तरह होने वाला था। संजीव की नजरों में उसने अपनी कलाई उठाई और देखा कि वह चूड़ी अब उसकी कलाई पर नहीं थी। और यह देखकर संजीव का अगला पल गुस्से से भरा था। तुम जाओ अब। वह गुस्से में अपना चेहरा घुमा लिया तो नैना चुपचाप बाहर चली गई। कुछ सोचा नहीं। उसे नहीं पता था कि जब यह सजा प्रकट होगी तो संजीव बहुत गुस्सा होंगे। अगर आज मिलते
तो वह उन्हें कुछ नहीं कह पाती। गुस्से में खुद पर क्रोध था। बेटा, तुम रसोई में क्यों आए? मैं चाय लाती हूं। नैना ने खुद संभाल लिया और सुमित्रा के साथ बाहर आई। बेटा, खुश दिखो। अगर तुम उदास रहोगे तो मेरा दिल भी दुखी हो जाएगा। अरे मम्मी, आप उदास मत रहो। मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब चिंता मत करो। वह हंसते हुए मां के साथ व्यस्त हो गई, जबकि दिल अब भी वह दुख सह रहा था जो उसने नहीं पाया। होटल में दिल की धड़कन सुनते हुए वह प्रवेश की। अब जीवन और भी कठिन होने वाला था। संजीव अब खुद को बदलेंगे, लेकिन क्या उन्होंने शादी नहीं की? यह देखकर अजीब लग रहा था। अरे, तुम भी क्या सोच रही थी नैना? ये 2 साल पहले की बात थी। वे उन्हें याद भी नहीं करेंगे। तो जो तुम्हें छोड़ गया, क्या तुम उसे याद रखोगी? वह अपने जीवन में आगे बढ़ गया है, इसलिए कल कोई सवाल नहीं किया गया। तुम्हारे जीवन में खुश रहो। नैना नहीं जानती थी कि जो लड़की उनके जीवन में आई है वह कैसी होगी। नैना उसके बारे में नहीं सोचना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसके बारे में सोच रही थी। मिस नैना, सर ने आपको ऑफिस में बुलाया है। श्री सुनील ने उसे बताया। रिमा वहां आई और कैबिन में बैठ गई। अभी तक उसके लिए सीट तय नहीं हुई थी और न ही काम। अब जब संजीव मल्होत्रा ने बुलाया तो दिल की धड़कन तेज होती हुई वह अपने ऑफिस की ओर बढ़ी। अनुमति लेकर अंदर गई। संजीव व्यस्त शैली में थे और डायरी और पेन उनके सामने रखे थे। नैना ने तुरंत समझ लिया और नोट उठाया। सभी मीटिंग्स नोट करना था। संजीव मल्होत्रा लंबे समय से आज की मीटिंग्स के बारे में नैना को ब्रीफ कर रहे थे। जी सर। उसने सब कुछ नोट किया। ठीक है, जाओ और एक कप कॉफी बिना चीनी के बनाओ। नया आदेश दिया। नैना ने कोई जवाब नहीं दिया और कॉफी बनाने चली गई। थोड़ी देर बाद लौटकर कॉफी को टेबल पर रखा और फिर पीछे बैठ गई। संजीव मल्होत्रा ने कॉफी दी, लेकिन पहले उसने चखने के लिए उठाया। कॉफी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। संजीव गुस्से में हो गए। मिस नैना, क्या आपने पहली कॉफी बनाई? उन्होंने तंज भरे लहजे में पूछा। नैना ने सिर उठाया। जी सर, नहीं सर, मैं दूसरी बनाऊंगी। वह जल्दी में बोली। रुको! संजीव गुस्से में चिल्लाए। अब तुम कॉफी बार बार बनाओगी और मेरी टेबल पर कॉफी मग जमा होंगे। नहीं सर, मैं ध्यान रखूंगी। उसने कड़ा लहजा रखा। नैना को कॉफी पसंद नहीं थी और उसने कभी नहीं पिया। उसका टेस्ट भी पता था, लेकिन वह जानती थी कि कॉफी कड़वी होती है और सिर्फ कड़वे लोग ही पीते हैं। नैना ने कॉफी मग को होठों से लगाया, लेकिन वह केवल एक घूंट ही पी सकी। यह बहुत कड़वी थी। उसे खत्म करने की कोशिश की। संजीव ने जोर से कहा, फिर से। फिर भी कॉफी उसके हाथों पर लगी, लेकिन इस बार कॉफी अंदर नहीं गई। सामने बैठे व्यक्ति ने मदद की तलाश में देखा। जो अच्छा सजा सोची थी वही मिली। जल्दी खत्म करो, और भी काम है। ऐसा लगा जैसे कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन नैना ने भी नाम से कॉफी को मुंह में रखा और वॉशरूम की ओर दौड़ी। संजीव ने माथे पर ताकत डाली। कुछ समय बाद कोई बाहर आया, जैसे बड़ी जीत हो गई हो। मिस नैना, कॉफी अभी भी है। संजीव ने ध्यान दिया। सॉरी सर, मैं नहीं कर सकती, उसने दांत पीसते हुए कहा। समझ नहीं आया कि कैसे बनानी है, इसलिए किसी से पूछना पड़ा। जाओ, जरूरी था क्या? संजीव मल्होत्रा उठे और लहजे में कहा। नैना नर्वस हो गई। संजीव ने कॉफी का मग उठाया और उसके पास आए। पी लो। उन्होंने जबरदस्ती कप उसके होठों पर रखा। नैना ने शिकायत भरी नजर से देखा और मुंह खोला। संजीव ने उसकी आंखों में सारी कॉफी बहा दी। अचानक वह परेशान हो गई और फिर से वॉशरूम की ओर भागी। संजीव ने गुस्से में दांत पीसते हुए लंबा समय इंतजार किया, लेकिन वह वापस नहीं आई। तो पीछे गए। वह जमीन पर गिर गई थी। संजीव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुरंत उसे उठाया। उठो नैना,
अपनी आंखें खोलो। क्या हुआ तुम्हें? वह परेशान हो गए। उसके गाल थपथपाए, लेकिन वह उठी नहीं। उसी चिंता में उसे ऑफिस के कमरे में ले गए और बिस्तर पर लेटा दिया। नैना, अपनी आंखें खोलो। थोड़े पानी की बूंदें डाली और वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी। संजीव ने लंबी सांस छोड़ी। आंखें खोलते ही संजीव जब खुद पर ध्यान देने में सक्षम हुए, पीछे हटते हुए बुरा खा रहे थे, और इस बात ने संजीव को और गुस्सा दिला दिया। तुम्हें क्या परेशानी है? ऊपर से मदद लेकर ऐसा व्यवहार कर रही हो जैसे मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया। संजीव, मल्होत्रा ने गुस्से में कहा, यह सब तुम्हारे कारण हुआ। जान लो कि मुझे कॉफी पसंद नहीं है। एक घूंट कॉफी मेरे स्वास्थ्य को खराब करने के लिए काफी है। तुम जानबूझकर नैना की आंखों में कॉफी फेंकी। लेकिन उनका लहजा सख्त था। संजीव ने माथे पर ताकत डालते हुए देखा। किसी की पसंद और ये नापसंद याद रखना जरूरी है। नैना ने देखा कि संजीव मल्होत्रा के बोलने में ईर्ष्या छुपी नहीं थी। उन्होंने होंठ झुका लिए और उस कमरे से बाहर निकल गए। लेकिन अब वह बाहर नहीं थी। संजीव ने नजरअंदाज करते हुए अपना काम निपटाना शुरू किया, लेकिन अब भी एक पल के लिए ध्यान हट नहीं पाया और नैना ने अपने सीट पर बैठकर संजीव के शब्दों पर विचार करना शुरू किया। सच में सही कहा। क्या मैं उन्हें याद रखूं? क्या मेरी पसंद भी याद रहेगी? आंसू उसके गालों पर बहने लगे। गरीबों के लिए प्यार की अनुमति नहीं थी। नैना यही सोच रही थी। आज नैना जल्दी होटल आई और अपनी सीट पर काम कर रही थी। आज संजीव मल्होत्रा ने उसे ऑफिस तक एक बार भी नहीं बुलाया और वह संतुष्ट होकर अपना काम कर रही थी। सर, मैं जल्दी काम खत्म कर दूंगी, आप कृपया जाइए। सर, सुनील ने बहुत सारा काम दिया, जैसे कि अकाउंट का बाकी काम, और वह उसे दे दिया। उसने होंठ खींचे, लेकिन साथ ही सुनील ने भी समय बिताना और काम करना चाहा। उसने लैपटॉप पर हाथ रखा तो नैना पीछे हट गई। अरे मिस नैना, तुम इतनी नर्वस क्यों हो? अगर साथ काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। थोड़ा पास आओ, प्यार भरे लहजे में कहा। नहीं, आप जाइए, मैं कर लूंगी। इस बार थोड़ा सख्ती से कहा और प्यार गुस्से में बदल गया। नैना ने शांति से सांस ली, वापस सीट पर बैठी और अपना काम शुरू किया, और इतने व्यस्त हो गई कि समय का पता ही नहीं चला। जब समय देखा तो काफी देर हो चुकी थी। तुरंत काम खत्म करके बाहर आई। लगभग सभी जा चुके थे। पीयू भी आई और उसे फिर से बताया, लेकिन वह काम के कारण टाल दिया गया था। अब रात के 9 बजे बज रहे थे तो उसने महसूस किया कि उसने गलती की। तुरंत उस सड़क तक ऑटो का इंतजार किया, लेकिन जब कार आई वह रुक गई। समय बहुत देर हो चुका था। वह उठी। नैना कैबिन की ओर बढ़ी, लेकिन वहां नहीं थी। वह कहाँ गई? पुणे ने बताया कि वह अभी भी काम में व्यस्त थी और इतनी जल्द चली गई। संजीव मल्होत्रा परेशान हो गए। पुणे को कॉल किया और पूछा, सर, मैडम 10 मिनट बाहर है। बहुत सम्मानपूर्वक जवाब दिया गया। इस वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ और ये मैडम चली गई। संजीव मल्होत्रा ने अपना गुस्सा संभाला और ऑफिस की ओर बढ़े। कार की चाबियां और मोबाइल उठाए। मोबाइल उठाते समय उनके चेहरे पर सख्ती थी। वह गैरेज से कार लेकर सड़क पर आए। मोबाइल चेक कर रहे थे और चार्जिंग हो रही थी। कार को रोकने के लिए वह रुके और पोस्ट पर रुक गए। क्या हुआ मिस नैना? कोई परेशानी है? श्री सुनील ने कार रोकते हुए पूछा। नहीं सर, कोई परेशानी नहीं, नैना ने सामान्य लहजे में जवाब दिया। आंखें इधर उधर दौड़ रही थीं, लेकिन सड़क पूरी तरह सुनसान थी। कहीं कहीं ही वाहन थे। नैना ने समझा कि अब आगे जाना है, जहां कुछ लोगों की भीड़ थी। ओहो, कहाँ जा रही हो? आओ, मैं छोड़ दूं। सुनील ने कार से बाहर निकलकर सेवा का परिचय दिया। धन्यवाद सर।
मैं चली जाऊंगी। नैना ने बिना रुके कहा। ये कैसा रवैया है मिस नैना? सुनील बहुत गुस्से में हो गया, इसलिए उसका गुस्सा उस पर भी गिरा। क्या कर रही हो? मेरा हाथ छोड़ो। नैना गुस्से में हो गई। मेरे साथ आओ। गुस्से में उसे खींचते हुए नैना खींची गई। हाथ छोड़ो मेरा, उसने चिल्लाया, लेकिन सुनील को परवाह नहीं थी। उसने उसके गाल पर थप्पड़ नहीं मारा, लेकिन होंठों की किनारी भी फट गई। वह चौंक गया और डर गया। सब आत्मविश्वास पूरी तरह गिर गया। आज मैं तुम्हारा हिसाब चुकता करती हूं। कितने दिन तुम्हें काबू में लाने की कोशिश कर रही हूं और तुम काबू में नहीं आ रही। और अब जब उसे सौंपा गया, वह शोर मचा रही थी। उसे कार में धकेला, तभी दूसरी कार आई। नैना की आंखें डर से खुल गईं। यह उसकी कार थी। थोड़ा सा आशा जागा। कार आगे गई और रिवर्स। नैना ने सुनील को धक्का दिया और उस कार की ओर दौड़ी। सुनील की आंखें भी उस कार पर पड़ी। संजीव मल्होत्रा कार से उतरे। नैना उनकी छाती की ओर दौड़ी और अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की। इसके बावजूद तेज आंखें बंद करके रो रही थी। उसने महसूस किया कि अगर वह नहीं आया तो शायद आज उसका सम्मान उसके साथ नहीं होगा। उसके साथ क्या होगा, यह सोचते ही नैना का दिल कांप उठा। अनजाने में संजीव के हाथ उठे और उसने उसे अपनी कमर में और अधिक कस लिया। फिर संजीव मल्होत्रा ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। कि उसके लिए कितना दुख था, यह केवल और केवल वह ही जानता था। और आज जब दिल ने नैना की धड़कन महसूस की तो दिल को राहत मिली। लेकिन इस तरह कड़वे आंसुओं को देखकर वह भी बहुत परेशान हो गया। सुनील मौके का फायदा उठाकर वहां से चला गया। वह अपनी नौकरी नहीं खोना चाहती थी। नैना ने धीरे से उसे पुकारा, लेकिन वह अपनी शर्त और भी कसकर पकड़ रही थी। नैना ने फिर से बड़े प्यार से पुकारा। उसका सीना अब हिचकियों के साथ रो रहा था। उसने अपने हाथ उसके हाथों पर रख दिए, लेकिन वह अपनी आंखें नहीं खोली और न ही शर्त छोड़ी। कुछ नहीं हुआ। नैना बस शांत हो गई। उसे गुस्सा नहीं आया। जब वह संभाल रहा था, वही देखभाल, वही प्यार, वही चाहत, नैना ने आज वही महसूस किया। नैना कार की ओर बढ़ी और कार में बैठ गई। ड्राइविंग सीट पर बैठकर खुद कार चालू की। नैना उसके गाल पर आई, आंसू पोंछे और हाथ अपने गोद में रख दिए। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसने आंखें बंद करते हुए खुद को संभाला। नैना, कृपया शांत रहो। कुछ नहीं, सब ठीक है। कार काटते हुए उसने नैना को देखा जो अब बाहर थी। अचानक संजीव मल्होत्रा की आंखें उसके गाल पर टिक गईं, जहां उसके गाल गवाह बने। कार अचानक रुकी और उसका चेहरा उसकी ओर मुड़ गया। ये क्या हुआ? उसने आक्रामक अंदाज में पूछा। नैना की आंखें फिर से नम होने लगीं। वह कौन था? तुम? संजीव मल्होत्रा के सवाल खत्म ही नहीं हो रहे थे। नैना समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे सुनील के बारे में बताना चाहिए या नहीं। संजीव मल्होत्रा ने गुस्से में कहा तो नैना स्तब्ध और दहशत में रह गई। संजीव मल्होत्रा ने दांत पीसते हुए कार आगे बढ़ाई। घर का पता बताओ, नैना ने फ्लैट लहजे में कहा। रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। नर्वस होकर उसने पता बताया। 2 साल पहले वह घर जिसे वह बेच चुकी थी, वह अब संजीव मल्होत्रा के लिए नया था और उसे नया घर पता नहीं था। जब कार घर के दरवाजे पर रुकी तो संजीव मल्होत्रा की नजरें वहीं ठहरी जो सामने दिख रही थी। नैना ने कार का दरवाजा खोला। आगे ध्यान रखना और समय पर घर आना, गंभीर लहजे में उसे देखते हुए कहा। नैना ने सिर झुकाया और बाहर निकल गई। संजीव ने कार में बैठते ही उसे घर तक पहुंचाया। नैना के झूठ पर संजीव का सख्त गुस्सा था, जबकि उसने देखा कि सुनील 2 दिन की छुट्टी पर था। डर की वजह से उसकी सेहत बिगड़ गई थी। डर और कठिनाई सहते हुए उसने सुमित्रा जी के साथ अस्पताल जाकर अपनी जांच करवाई और दवाएं ली। इन 2 दिनों में उसने बहुत सोच विचार किया। जब से संजीव मल्होत्रा उसकी जिंदगी में वापस आए थे, तब से वह बेचैन थी। और कल
फिर से संजीव की भावनाओं को महसूस करते हुए उसने उन रास्तों पर कदम रखना नहीं चाहा जिन पर वह नहीं जाना चाहती थी। यह सब सोचते हुए उसका मानसिक रूप से बहुत कष्ट हुआ। इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह यह नौकरी छोड़ देगी और इस बात को लागू करने की सोचकर उसने इस्तीफा देने का मन बना लिया। संजीव ने एक ठंडे दिल से सोचा, बेटा, एक बार सोचो, रिया बहुत अच्छी लड़की है, उसे एक मौका दो। मिसेस नेहरा ने प्यार से बेटे को समझाने की कोशिश की। माँ ने पहले ही तुम्हें बता दिया है, मैं आज आखिरी बार कह रही हूं, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। वह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन उसकी माँ के सामने शादी करने से मना करने का जिक्र अभी भी असर डाल रहा था। 2 साल पहले संजीव ने उस लड़की को अपनी जिंदगी से निकाल दिया था ताकि मिडिल क्लास के लोग उस लड़की के प्यार के जाल से बाहर निकल सकें। रिया उसके दोस्त की बेटी थी, बेल परिवार से थी। संजीव का दोस्त भी रिया से जुड़ा था और मिसेस नेहरा चाहती थी कि यह दोस्ती अब रिश्ता बन जाए, लेकिन संजीव की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। ये क्या है? नैना ने संजीव मल्होत्रा के सामने इस्तीफा रखा। मैं ये नौकरी छोड़ रही हूं। गंभीर नजरों से संजीव को देखा। उसकी आंखें लाल थीं, रात भर जागकर पता दे रही थीं। संजीव मल्होत्रा ने पत्र उठाया और पढ़ा, फिर गुस्से में नैना का पत्र फाड़ दिया। नैना ने हाथ बढ़ाया और संजीव मल्होत्रा को देखते ही उसे देखा। होटल में नौकरी शुरू शुरू करने से पहले कुछ नियम थे। तुमने पढ़ा नहीं? उसने पेपरवेट को रहस्यमय अंदाज में घुमाते हुए कहा। इसका मतलब क्या है? नैना को अच्छा नहीं लगा। तुम ये नौकरी पहले 6 महीने के भीतर किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते, और अगर छोड़ो तो नियमों के अनुसार लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। वह उठकर उसके पास आया। उसका जीवन डर से भर गया। ऐसा अनुबंध में लिखा नहीं था। नैना ने उस अनुबंध को याद किया और इंटरकॉम पर बोली कि मिस्टर मेहता को बुलाया जाए और अनुबंध के कागजात मांगे। जब पढ़ा गया तो नैना के सामने सच उजागर हो गया। वह पूरी तरह ठगी गई थी। उसने जाना कि संजीव ने उसे फंसाया था। तुम ये सही नहीं कर रही हो, तुम्हारे कागजात झूठे हैं। उसका स्वर नम हो गया। हाँ, मुझे पता है, लेकिन तुम इसका सबूत नहीं दे सकोगी। बदलने की उसने इतनी सोच नहीं की थी। अगर लोगों को थोड़ा झुकना पड़े तो कोई मजाक नहीं। उसी शैली में जवाब दिया गया। नैना ने संजीव मल्होत्रा को सख्त निगाहों से देखा। ठीक है, 6 महीने पुराना नहीं है, मैं क्या करूं? जो करना है करो, तुम्हारी सुविधा के लिए। तो तुम मुझे चोट पहुंचाना चाहती हो? आदमी के अंदर शांति लाओगे। तुम शांति की बात नहीं कर रही नैना। गुस्से में उसने अपने दांत पीसते हुए कहा। शांति बर्बाद करने के तरीके से तुम आराम नहीं करती और न ही शांत जीवन जी रही हो। तुम्हें बताया नहीं कि उसके शब्दों में कितना जहर भरा था। नैना बस देखती रही। आज वह नया संजीव मल्होत्रा मिली थी जिसे सिर्फ नफरत करना आता था। जब इंटरकॉम बजा तो वह उसे देखकर आगे बढ़ी। सर, मिस रिया आई है, आपसे मिलना चाहती हैं। कहते ही नैना कमरे से बाहर चली गई। सख्ती से कहती कि नैना अपमानित हुई। रिया अंदर आई। हाय संजीव, कैसे हो? बहुत आधुनिक ड्रेस और स्टाइल में वह संजीव मल्होत्रा की ओर बढ़ी और संजीव ने उसे गले लगा लिया। संजीव, मल्होत्रा भी मुस्कुराए। कैसी हो प्रिया? बस एक सेकंड रुको, उसने रिया की नैना को मोड़कर कहा। मिस नैना, कृपया 2 कप कॉफी लाओ। उसने रिया पर ध्यान देने के लिए नैना को कहा और नैना का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह कमरे से चौंकते हुए बाहर निकली। मुस्कान जो उसके होंठों पर थी वह कहीं और सो गई। रिया, यह तुम्हारी सीमा है। अगली बार यह तुम्हारी आखिरी चेतावनी है, उसने रिया से फ्लैट लहजे में कहा। रिया ने कोई बहस नहीं की। संजीव मल्होत्रा की तरह तेज किसे कब रद्द करना है और क्या रखना है कोई नहीं कह सकता था।
थोड़ी देर में नैना ने 2 कप कॉफी लाकर पेश किए। नैना की आंखों की नमी संजीव मल्होत्रा की नजरों से छुपी नहीं रह सकी। कॉफी लेकर वह हाथ बढ़ाने लगी, लेकिन हाथ से कॉफी गिर गई और रिया की ड्रेस गंदी हो गई। अरे, ये क्या किया तुमने बेवकूफ लड़की? रिया गुस्से में उठकर ड्रेस साफ करते हुए बोली। माफ कीजिए, गलती से हाथ लग गया। नैना घबरा गई। तुम बेकार लड़की, मेरी ड्रेस खराब कर दी। माफ कीजिए मैम। नैना ने भी नम्रता से माफी मांगी, लेकिन माफी जानकर भी इतनी ड्रेसें थीं, वह जानती थी। रिया ने नैना से प्रेरणा ली। नैना चुपचाप बैठकर उसे देख रही थी। माफ कीजिए, एक बार फिर, वह कहकर पलटी। लड़की तो नन्ही थी। रिया ने दांत पीसते हुए कहा, रिया, ये छोटे लोग हैं, ये उनका काम है, इन्हें अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए। संजीव मल्होत्रा के शब्दों ने नैना को तीर की तरह लगा। उसने कदम रोक दिए और गहरी सांस छोड़ते हुए पीछे न मुड़ी। तुम सही कह रही हो संजीव, यही गरीब लोगों का अंदाज है। यह बेकार गार्ड भी झुकी हुई मूछें बनाते हुए बोला। 1 मिनट। नैना का गुस्सा सुनकर और तेज आवाज सुनकर वह आगे बढ़ी। यही हलचल थी। राजा संजीव मल्होत्रा ने अब किसी प्रभाव के बिना देखा। वह भी कुर्सी पर नजरें गड़ा रहा था। उसने कॉफी मग उठाया और जिसमें बची हुई कॉफी थी, वह पूरा मग रिया के मुंह पर फेंक दिया। वह कॉफी थोड़ी ठंडी थी, वरना उसका मुंह जल जाता। संजीव मल्होत्रा को याद आया उस दिन का दृश्य जब 2 साल पहले नैना उसे बाद में बेटे के कमरे में मिली थी। ये क्या बकवास है? जो भी बदतमीजी करेगा उसका मुंह तोड़ दूंगा। नैना ने अपनी उंगली उठाई। हाँ, हम गरीब हैं, लेकिन सम्मान रखते हैं। तुम अमीर हो, लेकिन तुम्हें सम्मान पसंद नहीं। जो उनके जौहर दिखा रहे थे, लेकिन नैना ने अच्छा जवाब दिया। जबकि संजीव मल्होत्रा की आत्मसंयमित प्रतिक्रिया कोई फर्क नहीं पड़ी। संजीव ने देखा कि यह लड़की मुझसे बदतमीजी कर रही है। अब इसका नतीजा क्या है? नौकरी खत्म करो। रिया ने संजीव मल्होत्रा से बड़े सम्मान के साथ कहा। यह मैं नहीं हटा सकती। इस बार नैना ने बहुत सारा आत्मसम्मान के साथ जवाब दिया और यह देखकर रिया कुछ समय के लिए चौंकी। अगले ही पल वह फिर से संजीव की ओर बढ़ी। संजीव, इस लड़की को निकालो, रिया ने ऊंची आवाज में कहा। नैना के चेहरे पर कठोरता देखते हुए संजीव मल्होत्रा की भौहें तनी हुई। आप कुछ नहीं कहेंगे सर? दांत पीसते हुए संजीव मल्होत्रा आगे बढ़े। संजीव मल्होत्रा कुछ कहने ही वाले थे कि वह सदमे में पलटी और निकल गई। ओह, ये लड़की इतनी तेजी से चली गई और आपने उसे कुछ नहीं कहा, एक भी शब्द नहीं। रिया ने दुख में कहा, आप अपनी जीभ को नियंत्रित रखें, बहुत चलने लगी है। इस जीभ का उपयोग मत करो, वरना यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब बस जाओ। संजीव मल्होत्रा ने अपना गुस्सा काबू में किया और रिया को बाहर जाने दिया, उसके मुंह पर बने रहस्यों के साथ। नैना ने युद्ध में वापसी पर मुस्कान बनाई। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। किसी को नहीं पता था कि उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा था। वह अस्पताल की ओर भाग रही थी। उसकी मां अचानक बीमार हो गई थी और उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। मम्मी, वह आईसीयू में देख रही थी और बहुत बेचैन थी। अच्छी नैना, मां को देखकर सुमित्रा जी ने आंसुओं के साथ कहा। थोड़ी देर वहां महिला थी। नैना ने उनकी आंखों में देखा, वहां बहुत आंसू थे और नैना के लिए प्रेम में ईमानदारी थी। नैना मेरी बड़ी बहन है और आपकी असली बेटी। सुमित्रा जी ने नैना को अपने शब्दों पर देखा। मां क्या कह रही हैं? यही उनके बिंदु पर बेचैनी थी। ये सच है नैना, हमें बच्चे नहीं मिलते थे। कई प्रयासों के बाद एक बच्ची आई और वह बेटी थी, लेकिन दुनिया में आने से पहले भगवान ने उसे वापस ले लिया। दूसरी तरफ सिया ने भी भगवान से प्यार भरी बेटी मांगी। उसे पहले से ही एक बेटी मिल चुकी थी। तो मैं और तुम्हारे पिता ने सोचा कि तुम्हें उनसे दूर ले जाएं।
और फिर हमने तुम्हें उठाया और शहर बदलकर यहाँ छोड़ दिया। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम तुम्हें वापस यहाँ लाए। 19 साल हम तुम्हें माता पिता से दूर रखते रहे। शायद बेटे, हमें माफ कर दो। यह एक बड़ा अपराध है जो हमने किया, और शायद आज इसका फल मिल रहा है। नैना के सामने हाथ जोड़कर वे रोते हुए खड़े थे। वहीं नैना की हालत ऐसी थी कि शरीर में बल नहीं था, जैसे खून ही नहीं बचा। अचानक सुमित्रा जी की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। डॉक्टर उन्हें आईसीयू से बाहर निकाल लाए। नैना बेंच पर बैठकर रो रही थी। आज उसके सामने बहुत बड़ी सच्चाई खुली थी, जिसे चाहकर भी वह अस्वीकार नहीं कर पा रही थी। सिया ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और उसका रुख देखा। जब उसने बाहें खोली, नैना ने उन्हें गले लगा लिया। आज इतने लंबे समय के बाद मिस सिया ने राहत महसूस की। जहां वह कभी नैना को नहीं ढूंढ पाई थी, आज वही सामने थी। लेकिन आज ही सुमित्रा जी ने अज्ञात नंबर से कॉल करके अस्पताल का पता पूछा और उन्हें बुलाया था। सिया का पति अब जीवित नहीं थे। वह अकेले अस्पताल पहुंचे थे। शायद भगवान ने उनकी स्थिति पर दया की और वह अपनी बेटी के पास आए। नैना सुमित्रा जी के आकस्मिक निधन पर बहुत बुरी तरह रोई। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसकी मां उसे छोड़कर चली गई। उनकी मौत आज तीसरे दिन हुई थी और लगातार 3 दिनों तक मिस सिया उनके साथ रहीं। उन्होंने उन्हें खुद से चलने के लिए नहीं कहा और न ही वह खुद वहां से गई। हाँ, यह निश्चित था कि रोज एक बड़ी कार आती और फिर वापस चली जाती। नैना पूछ भी नहीं पाई कि क्या उसके पिता भी वहां थे। लेकिन ऑफिस से लगातार कॉल आ रहे थे जिन्हें उसने काट दिया। जब वह वहां आई, मिस सिया की हालत बिगड़ती देख उसे अचानक डर लगा। शायद उनका बीपी बहुत कम हो गया था। नैना तुरंत उनकी ओर बढ़ी और बोली, आपको अपने घर वापस जाना चाहिए। नैना ने अपने स्वर में दृढ़ता रखते हुए कहा, मैंने तुम्हें यहां छोड़ दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं अभी तक तुम्हारे साथ ही होती। अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और फिर अपने घर जाऊंगी, अन्यथा नहीं। कौन? मिस नैना से पूछा। पिछले 3 दिनों से संजीव मल्होत्रा देश से बाहर गए थे और नैना भी 3 दिन तक काम पर नहीं आई थी। वह आज लौटे और नैना की गैर हाजिरी के बारे में पता लगाया। सिर, मेहता सर ने कॉल करके बताया कि वह कुछ दिनों तक ऑफिस नहीं आएगी। महेश ने तुरंत यह बात स्पष्ट की। अब कोई भी कर्मचारी इस तरह की छुट्टी नहीं ले सकता। संजीव मल्होत्रा ने कड़ाई से पूछा, सिर, उनकी मां की मृत्यु हुई थी। धीरे से महेश बोला, क्या? ये कब हुआ? संजीव उठकर बोले, सिर, ये 3 दिन पहले हुआ। ठीक है, आप जाइए। उन्होंने महेश को नैना के बारे में भेजा और खुद सोच में पड़ गए। उन्हें नैना के लिए बुरा लगा। अब तक बिना जाने नैना के घर उसी यूनिवर्सिटी टाइम के दौरान जाना एक रहस्य रहा था। उन्होंने मोबाइल उठाया और फोन करने के बारे में सोचा, लेकिन कुछ सोचकर चाबी निकाल दी और फैसला किया कि अब कॉल करना सही नहीं होगा। आप यहां से जाएं, मैं कहीं भी आपके साथ नहीं जाऊंगी, नैना ने सख्त स्वर में कहा। अगर आप महसूस करते हैं कि यहां रहकर आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं, तो ये आपकी गलती होगी। मैं माता पिता के घर नहीं छोड़ूंगी और न ही आपके साथ जाऊंगी, सिया ने दृढ़ स्वर में कहा और नैना को कड़ी मुश्किल में डाल दिया। नम ने उसे समझाया, कितना भी समझाया, लेकिन वह केवल जिद पर अड़ी रही। उसने सिया के साथ किसी भी रिश्ते की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन सिया ने कहा, नैना, मैं तुम्हारी मां हूं, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? उदासी में बोली, मुझसे इतनी उम्मीद मत रखो। मैं तुम्हारी सभी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाऊंगी, इसलिए कृपया यहां रहो। और सिर हिलाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ गई। अपने आप को संभालो, नम की आवाज पीछे से आई। नैना पलटी और बेहोश सिया को गिरते देखा। तुरंत उनकी ओर दौड़ी और
आंखें खोलने की कोशिश की। क्या हुआ? नैना बहुत घबराई हुई थी। नम ने कहा, सारा यह तनाव तुम्हारी अनावश्यक जिद की वजह से हो रहा है। ये तुम्हारी माँ है। तुमने कितना कष्ट सहा और अभी भी उन्हें अपने पास नहीं रहने दिया। सिया ने पहले ही खो दिया था, अब क्या तुम उन्हें भी खोना चाहती हो? नम की नमी भरी बात नैना के अंदर कसकर चोट कर गई। नहीं, अब वह ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने तुरंत नम की मदद से सिया को कार तक ले जाने की ठानी। यह उनकी खुद की कार थी। तब से उनका ड्राइवर हमेशा कार में तैयार था। शायद उसे आदेश मिला था, इसलिए वह तत्परता से ड्यूटी दे रहा था। और नैना समझ गई कि अब वह लौट रही है। सिया को सहयोग देते हुए उन्होंने कार में मदद की और अस्पताल की ओर बढ़े। नैना भी उनके साथ थी, जबकि नम साथ नहीं गए। कार के चलने के बाद नैना का घर बंद किया गया और उसी समय संजीव मल्होत्रा वहां पहुंच गए। ये लॉक यहां क्यों लगा रहे हो? नैना कहाँ है? उन्होंने बिना किसी डर के उतरकर पूछा। हाय हेलो बेटा, नैना अपनी माँ के साथ अस्पताल चली गई है। नम धीरे धीरे बोले। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे बताया गया है कि उनकी मदद मृतक हो गई है। संजीव ने हैरानी से पूछा। हाँ बेटे, सुमित्रा की मृत्यु हो गई है। वह बहुत अच्छी महिला थी, लेकिन नैना की असली माँ नहीं थी, केवल आंटी थी। इतना सुनकर उन्होंने सारी जानकारी समझी और वहां एक लंबा सन्नाटा छा गया। संजय मल्होत्रा ने फोन उठाया और अस्पताल का पता लेते ही वहीं से निकल पड़े। वहां उनका इंतजार कर रहा था एक और बड़ा आश्चर्य। जैसे ही वह अस्पताल पहुंचे, उन्होंने वार्ड में नैना को देखा। उन्होंने समय बर्बाद किए बिना उसकी ओर बढ़ा। उसे इस हालत में देखकर संजय खुद को रोक नहीं पाए और पास जाकर उसकी देखभाल करने लगे। नैना ने धीरे से उनकी ओर देखा और संजय मल्होत्रा को चकित कर दिया। तुम ठीक हो? यहां कैसे? उन्होंने आश्चर्य और चिंता के मिश्रित स्वर में पूछा। तुम तो घर गई थी, वहां क्यों? संजय की आंखों ने तुरंत देखा कि सिया आंटी वहां बिस्तर पर पड़ी हुई है। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? उन्होंने हैरानी से पूछा। हाँ, आपस में कुछ न कुछ संबंध है। नैना ने संजय को देखा और बताया। यह रिया की माँ है। संजय ने क्रोध में पूछा। रिया की माँ? संजय की बेटी थी। सिया की प्रेमपूर्ण आवाज में यह बात स्पष्ट थी। और उसी पल संजय ने नैना की ओर बेईमानी भरी नजरों से देखा। संजय सोच रहे थे कि यह असंभव है। अगर मैं यहां जाऊं और रिया के संबंध को संभालूं, तो ये खोई हुई लड़की नहीं है। पता है कहाँ है वह? अब वह बड़ी हो चुकी है और 18 साल बाद वापस आई है। मिस नायरा ने गुस्से में कहा। मामा, अगर आप चाहते हैं कि मैं शादी करूं तो आपको जाना होगा, अन्यथा मैं इस देश को हमेशा के लिए छोड़ दूंगी और वापस नहीं आऊंगी। संजय ने कठोर स्वर में धमकी दी और अगर उसने मना किया तो आखिरी हथियार अपनाया। मना करना दूर था, अगले हफ्ते ही शादी की तारीख तय करने का इरादा था। अब और इंतजार नहीं था। वही कठोर स्वर अपनाते हुए वह आगे बढ़े और नैना को मजबूर किया कि वह इस रिश्ते को स्वीकार करे। सामने वही लड़की देखकर जमीन उनके पैरों के नीचे जैसे खिसक गई। नैना उनके पास आई। क्या हुआ? तुम भूल गई थी? उन्होंने गुस्से में पूछा। नहीं, मैं तुम्हें याद करती हूं, नैना ने क्रोध में कहा। तुमने मुझसे झूठ बोला। बेटी, तुम्हें घर बचाना था। संजय की बहन की शादी में नैना को शामिल करना था। क्या ऐसा कहा गया था? नैना ने आंसुओं से कहा। नहीं, आप दो प्रेमियों को अलग कर दिया। आपने अपराध किया। सिया ने देखा कि नैना कितनी पागल हो चुकी थी और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि इतने समय बाद भी भगवान ने इन दोनों को फिर से मिलाया। सिया ने नैना का हाथ पकड़ा और कहा, अब तुम्हारा हाथ संजय को दे दो। नैना ने सिर झुकाया और सिया ने खेदपूर्वक कहा, मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, अगर नैना तैयार है। सिया ने नैना की ओर देखते हुए कहा, अब इस रिश्ते में कोई रुचि नहीं। नैना ने वहां से जाते हुए कहा कि
उसने अपने दिल के ऊपर से भारी पत्थर हटा दिया है। सिया ने नैना को अपनी कंधे पर रखकर गहरी सांस ली। अब जीवन में आगे बढ़ो नैना। अगर सब कुछ भूल कर आगे बढ़ो तो मैं अपना जीवन अपने स्वतंत्र इच्छा से जीने की आजादी रखती हूं। संजय मल्होत्रा भी क्रोध में उबल पड़े। नैना, मैं अभी आ रहा हूं। संजय का रक्त उबल रहा था। क्यों? नैना घबराई हुई थी। रात के 10 बज रहे थे और नैना का मन पूरी तरह उत्सुकता और घबराहट से भरा था। संजय मल्होत्रा क्रोध और उत्तेजना में बोले, नहीं, तुम नहीं आओगी। नैना ने जल्दी से जवाब दिया, क्या? हाँ, आपने मुझे इतना परेशान किया, वो कड़वा और गंदा कॉफी भी पिलाई और मेरे सामने नफरत की ताकत दिखाई, इसलिए मैंने तुम्हें थोड़ा सा सजा दी। नैना की आवाज धीमी और गंभीर थी। तुम्हारे लिए यही सजा है। अब शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। संजय ने खुद कॉल काट दी और अपने क्रोध को नियंत्रित किया। नैना अब नर्वस थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे होगा। ये उनकी हनीमून रात थी और नैना के जीवन में अब सिर्फ वही पल था। संजय मल्होत्रा एक तरफ शांत होकर मुस्कुराए और अपनी आंखें बंद कर ली। दुल्हन नैना बैठी हुई थी। उसके हाथ बेचैनी में मुड़े हुए थे। वह जानना चाहती थी कि अब क्या होने वाला है। तभी दरवाजे के खुलने की आवाज ने उसकी धड़कनों को तेज कर दिया। संजय ने शेरवानी उतारी और एक तरफ नीम के नीचे सिर रखा। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का था। अब कल ऑफिस में मिलेंगे, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और नैना के माथे पर हल्का सा जोर डाला। उसकी पर्दा उलटा किया और कहा, कहाँ जा रही हो? नैना ने कहा, अगर मैं अभी सो गई तो सुबह ऑफिस नहीं जा पाऊंगी, वरना बॉस गुस्से में होंगे। संजय ने उसकी पलकें झपकते देखी और उसके दिल में हल्की राहत महसूस हुई। तुम्हारा बॉस ऐसा ही है पत्नी, पूरा उम्र का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो, उन्होंने कहा। उसकी कलाई में ब्रेसलेट देखकर संजय के मन को शांति मिली। फिर वह बेताब होकर उसके होठों पर कब्जा करने लगे। नैना की सांस थम गई। 2 साल की तड़प, जो कभी मीठी न थी, अब इस पल पूरी तरह महसूस हुई। वह तकिए पर गिर गई। संजय ने धीरे धीरे हर आभूषण उतारना शुरू किया और उसके होठों पर अपना कब्जा बनाए रखा। वह पीछे हटना चाहिए, लेकिन उसकी कमर और बाजुओं को पकड़ते हुए संजय ने उसे पास खींच लिया। उसने अपनी शर्ट उतारी और वापस उसके होठों पर कब्जा किया। डोरी तोड़ते हुए वह पूरी तरह जुनून में डूब गया। संजय, कृपया रुको, नैना ने अचानक कहा, लेकिन उसकी भावनाएं और लाल आंखें इसे रोकने नहीं दे रही थीं। 2 साल की तड़प अब समाप्त हो चुकी थी। आज वह पूरी तरह अपनी भावनाओं में डूब गई थी। वह चिल्ला रही थी, लेकिन संजय के जज्बातों को कुछ भी रोक नहीं सकता था। पल भर में उसने उसे खींच लिया और पास फेंक दिया। नैना की सांस छाती में अटक गई और अब दोनों का दिल एक दूसरे के लिए पूरी तरह खुल चुका था। संजय मल्होत्रा ने नर्वस होकर उसकी आंखों में इकट्ठी हो रही आंसुओं को देखा और अपने हाथों को उसकी छाती पर रख लिया ताकि वह अपनी भावनाओं को छिपा सके। मेरी पत्नी हो, तुम्हें छूने का हर अधिकार मेरा है, वह धीरे से बोले और उसके सुंदर चेहरे पर अपने होंठ रख दिए। नैना की सिसकियों और रोने की आवाज सुनकर संजय अचानक पीछे हटे और बोले, क्या हुआ? डर मत, सब ठीक है। नैना ने अपनी गर्दन उसके पास झुकाते हुए कहा, मुझे घर जाना है। संजय ने जोर से हंसते हुए कहा, तुमने मुझे थोड़ी सजा दी, अब तुम्हारी सजा भी पूरी हो गई। नैना ने मुस्कुराते हुए उसकी छाती पर सिर रखा और कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए छोड़ दी है। संजय ने नरमी से उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, और आज मैं तुम्हारी जिंदगी अपनी पूरी मोहब्बत से भर दूंगा। रोशनी मंद हुई और कमरे में प्यार की एक शांति और गर्माहट फैल गई। इस बार उसका प्यार इतना कोमल और स्नेही था कि नैना के चेहरे पर एक संतुलित और शांत मुस्कान खिल उठी। दोनों ने महसूस किया कि
सच्चा प्यार वही है जिसमें भावनाएं शुद्ध हों, और जब प्यार सच्चा होता है तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। संजय और नैना ने हाथ में हाथ डालकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जिसमें हर दिन विश्वास, सम्मान और प्रेम से भरा हुआ था। तो दोस्तों, यही है हमारी कहानी का अंत, जहां सच्चा प्यार, धैर्य और आत्मसम्मान से हर मुश्किल पार की जा सकती है। याद रखिए, अगर आपके दिल में प्यार सच्चा और भावनाएं पवित्र हों, तो कोई भी शक्ति आपको अपने खुशियों भरे जीवन से दूर नहीं कर सकती। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल वंशिका स्टोरी टेलर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। हम मिलते हैं आपके साथ जल्द ही एक ऐसी रोमांटिक कहानी लेकर। धन्यवाद।